जय हिंद। राम 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 राम। दशरथ वाले राम या कबीर वाले राम? क्योंकि दशरथ के राम अलग है और कबीर के राम अलग है। हालांकि दशरथ वाले राम भी कबीर के ही राम है। राम दोनों सेम है, लेकिन दोनों की विश्लेषण अलग है, मतलब डेफिनेट वो जो है एनालिसिस। राम को समझने का मतलब यह है कि अतुलित बलधामा, ये फॉर्मूला उसी में दिया हुआ है, क्या कहते हैं हनुमान चालीसा में, रामदूत अतुलित बलधामा, इनफाइनाइट पावर। और जब लोग एनसीईआरटी रखते हैं ऐसे हनुमान चालीसा रखते हैं। नहीं जरा फैजल भाई बोलिए, फैजल भाई। Modern India. Today we will start the story of modern India. Story. History means it's a very easy subject. English में पढ़ाएं हिंदी? चल हिस्ट्री ठीक है, बायलिंगुअल पढ़ाएं। हिस्ट्री मीन्स स्टोरी विद मैसेजेस। सिंपल, स्टोरी विद मैसेजेस। एग्जाम्पल, आप जब भी कोई चीज कहें, तीन तरह के मत होते हैं। मत, विचार। वन इज मिथोलॉजी। मिथोलॉजी मीन्स यू आर सेइंग समथिंग बट विदाउट एविडेंस। तुम कुछ कह रहे हो लेकिन तुम्हारे पास उसका एविडेंस नहीं, दैट इज मिथोलॉजी, which is not accepted by responsible people. ये सिविल सर्विस जो प्रिपरेशन है, इट्स अ प्रिपरेशन फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। इसलिए एनसीईआरटी में जहां जहां भी एविडेंस नहीं है, वहां एनसीईआरटी तुरंत कहती है ऐसा लगता है। इट सीम्स। बिना एविडेंस के जो लोग बोलते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। साक्ष्य, लॉजिक नहीं। अगेन बोथ आर वेरी डिफरेंट। लॉजिकली यू कैन प्रूव एवरीथिंग। लॉजिक मतलब होता है कि एक आदमी है जिसका दिमाग बड़ा शार्प है और वो किसी भी चीज को प्रूव कर सकता है। इसलिए लॉजिक वाले आदमी, जिसका हाई लेवल लॉजिक है, उसको डिबेट में हराना बहुत मुश्किल है। पर लॉजिक यूपीएससी नहीं मानती, कोर्ट नहीं मानता। कोर्ट लॉजिक में बिलीव नहीं करती। जुडिशरी, कोर्ट एविडेंस में बिलीव करती है। ऐसे ब्यूरोक्रेसी भी एविडेंस में बिलीव करती है। आप कुछ कह रहे हो तो वॉट एवर यू आर सेइंग यू हैव टू इमीडिएटली प्रेजेंट द एविडेंस। दूसरी चीज है हाइपोथेसिस, मींस रिसर्च इज गोइंग ऑन। कोई मत है, कोई विचार है, उसके सपोर्ट में भी पॉइंट है, उसके अगेंस्ट में भी पॉइंट है। हाइपोथेसिस। और तीसरी चीज है थियरी, हेंस प्रूफ। एविडेंस है, तुम जो कह रहे हो उसको प्रूव कर सकते हो। पहली चीज तो ये सीखनी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रिपरेशन। वॉट एवर आई विल स्पीक फ्रॉम हियर, I will give the evidence, no logic. Whatever you will speak from there, you will give the evidence, no logic. और अगर मैं आपको एविडेंस नहीं दे रहा हूं तो आपको 5000% राइट है हाथ उठाकर पूछने का।
किस एविडेंस पे बोल रहे हो? अभी एक साहब मुझसे मिलने आए थे, क्लास में है कि नहीं, बड़ी अच्छी किताब लाए हो, मैं नास्तिक क्यों, भगत सिंह। किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, उसके युवा को बिगाड़ दो। किसी भी परिवार को बर्बाद करना हो, किसी भी परिवार को बर्बाद करना हो, उसके घर के बच्चों को बिगाड़ो। किसी भी देश को बर्बाद करना हो, उसके युवाओं को बर्बाद करो। युवा मतलब होता है विद्रोही, रिबेल, डाकू, क्रांतिकारी। तो उसको कहां नौकरी वोकरी के लिए रोएगा वो? नहीं मिलेगी, छीन लेंगे। 10 लाख लड़के वे पार्लियामेंट पहुंच जाएं आज, कितने लोग बैठे? 545। 10 लाख लड़के, 10 तो 1789 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं। लेकिन इन 545 लोगों ने इतने ढंग से इस युवा को बांट दिया है। तुम्हें नौकरी चाहिए? क्या नाम है तुम्हारा? पंकज तिवारी। पंडित हो जी, गाना गाओ। ऐसा एक ही आदमी नहीं बना रहा गाना, सब बना रहे हैं। अब के चुनाव की सबसे खास बात यह है कि हर पार्टी भजन बना रही है। कांग्रेस वालों के पास सिंगर नहीं, पैसा नहीं दे पा रहे होंगे तो इनके बेचारों के पास सिंगर नहीं है। बाकी सबने हाई क्वालिटी सिंगर हायर किए, बढ़िया बढ़िया सिंगर। अब वोट मांगने से नहीं मिलेगा तो गा के मांगेंगे। ऐसे हिजड़े भी मांगते हैं। भारतीय राजनीति की एक नए दौर की शुरुआत हो गई। अब राजनेता, शायद ऐसा लगता है कि अब राजनेता रहे नहीं। हिजड़े घर घर जाते हैं ना, गा गा के मांगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी FIR कराएंगे। सारी पार्टियां अच्छी है, सारे नेता अच्छे हैं, ये मैं कह रहा हूं। कोई राम राज्य लाएगा, कोई श्याम राज्य लाएगा। अखिलेश जी ने कहा कि मेरे सपने में कृष्ण आ रहे हैं। आप जब भी बोलेंगे ना, जब भी मैंने कहा ना, किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, उसके यूथ को बर्बाद कर दो। उसको पकड़ा दो, झुंझुना, रैटल कि तुम हिंदू हो जी, हिलाओ। फिर को पकड़ा दिया, गिले मुसलमान जी, तू दोनों हाथ से हिला। फिर दलित को पकड़ा दिया, फिर ब्राह्मण को पकड़ा दिया, सब हिला रहे ऐसे ऐसे। और वो 545 लोग मौज कर रहे। आओ चले, कहां बैठे हो? 10 लाख, सिर्फ 10 लाख। ये भैया डिलीट कर देना, नहीं बंद हो जाएगी। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध में हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर विरोध में हिंसा शामिल है तब वो विरोध नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत प्यारी चीज है, विरोध करना चाहिए, काली पट्टी बांध के शांतिपूर्वक। 700 किलोमीटर मैंने साइकिल यात्रा की थी, किसी ने मुझे ना रोका ना मारा। आगरा में एक छोटी सी घटना घटी थी, पर उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। मैं जिस शहर से निकलता था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, डिपार्टमेंट कुछ ही पता था, इधर से बच जाइए, इसीलिए मैंने उसको सत्याग्रह का नाम दिया था। और मैंने हर आदमी को वार्न किया था कि अगर किसी ने मेरे ग्रुप में बदतमीजी की, और ज्यादा लोग मुझे चाहिए नहीं, तो विरोध करो एकदम। 1556 एक चांस देंगे सबको बीच बीच में। 1556 कौन बैठा हिंदुस्तान की गद्दी पे? अकबर। किसी भी शासक को पढ़ने से पहले, whenever you are going to prepare a ruler,
You should always be aware about the background of the ruler. वो किस बैकग्राउंड में गद्दी पे बैठ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। 1398 से 1566, 1398 तैमूर इन्वेजन, 1398 से 1556 कितने साल? 158, 158 साल। भारत में सेंट्रल पावर एब्सेंट। समय समय पर लोग आते रहे। तैमूर के जाने के बाद सैयद वंश आया, सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी, काफी अच्छे एरिया को लोधियों ने संभाला। फिर अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी 1526 पानीपत के युद्ध में उसकी पराजय हुई, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले कि मुगल स्थापित होते 1530 में बाबर मर गया और 1540 में हुमायूं को भागना पड़ा। और 1540 से 45 5 साल एक बहुत काबिल आदमी का शासन रहा, शेर शाह सूरी। उसके बाद उसका भी कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ और इस तरह से 1398 से 1556 हर जगह एनार्की, एडमिनिस्ट्रेशन एनार्की, लैंड रेवेन्यू एनार्की, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, डिसयूनिटी, एकता का अभाव। अब ये चैलेंजेस थी इस आदमी के सामने, अकबर के सामने। ये सारी चुनौतियां थी, चैलेंजेस, और इतने प्यार से उसने इन सारे चैलेंजेस को हैंडल किया। एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंस, पूरे प्रशासन का एक जबरदस्त संरचना तैयार की। चेक एंड बैलेंस, वजीर सेनापति दोनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे। डिसयूनिटी, चारों तरफ अराजकता, तौहीद इलाही जिसे बाद में कहा गया दीन इलाही, दीन इलाही। लैंड रेवेन्यू, आईने दहशाला जिसको हम आज तक फॉलो करते हैं, आज तक। 10 साल का रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, 10 साल बाद इसमें रिफॉर्म किया जाता था, इसलिए इसको कहा जाता था आईने दहशाला। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, एलआई केस में राजपूत पॉलिसी, लोकल ताकतवर लोगों को अपना दोस्त बनाया और एक पावरफुल मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हर फ्रंट, ये तो मैंने 4 एग्जांपल दिया। P is equal to P. Policy depends upon priority. ये फॉर्मूला है, और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है, जब भी कोई व्यक्ति इस फॉर्मूले को तोड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसकी जिंदगी खत्म। और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है शासक के रूप में, उसका शासन खत्म। पॉलिसी शुड डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। ऐसा आपका जीवन है, आप एक प्रायोरिटी सेट करो अपनी कि पहला काम क्या कर ले, पहला कौन सा काम करें जिससे बाकी सारे काम अपने आप हो जाएं। करना सब है, बहुत तेजी से बोले यस सर। तमन्ना के साथ ताकत रखनी पड़ेगी, दोनों एक साथ रहती है, अकेले कभी नहीं रहती। तमन्ना और ताकत। तमन्ना तो रिक्शे वाले के पास, ताकत पैदा करनी पड़ेगी। किसी भी शासक को महान बन गया, हिस्ट्री इसको महान कहती है। यार इतनी अराजकता के बाद, आफ्टर द एनार्की ऑफ 158 years, this man comes to power and this man establishes every front. 49 years, 49 साल लगे एक पावरफुल मुगल साम्राज्य की स्थापना में। इसी के साथ हिस्ट्री में एक और आदमी है, इसी के वंश का, औरंगजेब। इस आदमी को अपनी प्रायोरिटीज नहीं पता, सही और गलत की बात ही नहीं है। हिस्ट्री को 2 तरह से पढ़ाया जाता है,
एक आम आदमी के लिए हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट वेयर बुक्स आर रिटन फॉर 2 people. One is for common people, one is for aristocracy. हिस्ट्री किताबें 2 वर्ग के लिए लिखी जाती हैं, एक शाही वर्ग के लिए लिखी जाती है। शाही वर्ग क्योंकि एविडेंस मांगेगा ना, तुम इसको गाली दोगे वो एविडेंस मांगेगा। इसने 51 ईयर शासन किया, सारी चुनौतियों के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य जिसका रहा, ये इसकी उपलब्धि है। इतनी चुनौतियां, सारे फ्रंट पे चुनौतियां। एक विद्रोह का सामना नहीं कर रहा था, मल्टीपल सिख रिवोल्ट, जाट रिवोल्ट, मराठा रिवोल्ट, बुंदेला रिवोल्ट, अफगानी रिवोल्ट, चारों तरफ रिवोल्ट। 22 साल दक्कन में बैठा हुआ है, दक्कन महाराष्ट्र, लेकिन इसके साम्राज्य पर कोई असर नहीं पड़ा। इसकी उपलब्धि है। तो you preparing for bureaucracy, if you see him as a Hindu, you will miss his achievements. If you see him as a Musliman, you will miss his mistakes. अगर तुमने इसे मुसलमान की तरह देखा, इसकी जो गलतियां हैं वो तुम निग्लेक्ट कर दोगे, और अगर तुमने इसे हिंदू की तरह देखा तो इसकी जो अचीवमेंट है वो तुम मिस कर दोगे, और दोनों इंपॉर्टेंट है। शायद ये अपने समय को समझ नहीं सकते। समय को समझना कभी कभी आप नहीं समझते हो, लेकिन आप इतने समझदार होते हो कि आप अपने साथ समझदार लोगों को रख लेते हो। अकबर को देखो, 9 रत्न है उसके पास, 9 jewels, एक से एक। अगर आप नहीं सोच पाते हो बहुत ज्यादा अच्छा, तो बहुत समझदार लोगों को अपने साथ रखो। संगत जो है ना, संगत कंपनी, वो तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है, पूरा। आज से 4-5 साल पहले मैं दौला पहुंच रहा था, तो मेरे कोलीग मेरे साथ बैठे, रात का टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे चले थे, इंडिया गेट में। क्या हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, मैंने गाड़ी रोकी, उतरो। क्यों? अरे मैंने तो उतरो, चले। आज तक बात नहीं। मान लो कोई थॉट सबकॉन्शियस में आके बैठ जाए तो कैंसर का पेशेंट पता है क्यों मरता है? जो भी उससे मिलने आता है वो अपने मुंह पे लिख के लाता है कि तुम मरने वाले। हाँ, ये मेन वजह है कैंसर के पेशेंट की। कैंसर इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो जो भी मिलने आता है, जो भी, एक तो जिसने सुना आधा तो वो वहीं मर गया, और फिर जो मिलने आ रहा है एवरी डे। और अगर तुम लगातार सोचते रहो, जैसे आज हार्ट अटैक का एक और फॉर्मूला आया है कि लोग बहुत कॉशियस हो जाते हैं। तो फेसबुक यूट्यूब पे बड़े सारे बातें ना कि हार्ट अटैक के सिम्टम, और जब तुम किसी बीमारी के सिम्टम पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर है। पढ़ लिया सिम्टम, अब सिम्टम डीप सबकॉन्शियस में चला गया, हार्ट मजबूत हो गई रात में, दर्द हो रहा है, सीने तक आ रहा है, निकल गया। तो भी बोलेंगे हम, जो भी हिस्ट्री। अब ये देखो, 2 मैसेज है कि एक आदमी, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द प्रायोरिटी इन स्पाइट ऑफ a typical background, he succeeds in establishing a powerful Mughal empire. This person fails to understand the priority. ये आदमी समझ नहीं पाता, ना तो ये समझता है और ना ये किसी की सुनता है। ये समझता भी है और सुनता भी है, ये खुद समझता भी नहीं और सुनता भी नहीं। 49 इयर्स में कुछ ना होने के बावजूद अब कुछ बना दिया, और इसने 51 इयर्स में सब कुछ होते हुए हिला दिया। मिटाया नहीं, मिटाया इसके बाद के लोगों हिला दिया था इसने, सारे खंभे पकड़ पकड़ के
हिल रहे। तो इसके बाद जो लोग आए वो हल्का सा मारो गिर गया। उनको लेटर मुगल्स कहते हैं। अच्छा किया उसने, कहा यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बनाने को तो है नहीं, तो मैं हिला ही देता हूं। शायद उसको वाला फॉर्मूला याद रहा होगा, पूछ तो कादन से पूछ तो पूछ। तो अगर अच्छे सक्सेसर होंगे तो बना ही ले जाएंगे, और मिटाना होगा तो मिट ही जाएगा। कुछ तो किया इसने। ये है हिस्ट्री। स्टोरी विद, मतलब अगर कोई चैप्टर, अगर तुम वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो कहानी है और उसके मैसेज निकालने हैं, क्यों हुआ, रीजंस फॉर वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, हाउ द वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, हाउ द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, खत्म हुआ, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा पूरी दुनिया पे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सब। तो समझ में आया कि यार वॉर होते कैसे। पढ़ना नहीं है, पढ़ तो तुम चुके ही हो। ग्रेजुएशन मतलब तुम्हारी एलिजिबिलिटी है, तुम पढ़ चुके हो 15 साल स्कूल में और 3 साल कॉलेज में, 18 साल। और 18 साल पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें पढ़ना पड़ता है तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। हर कहानी एक मैसेज है। जैसे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया एक ऐसी कहानी है, एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। मॉडर्न इंडिया इज अ स्टोरी रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ अ नेशन कॉल्ड इंडिया। ये बात समझ में आई? व्हाट इज हिस्ट्री? स्टोरी विद, लेकिन व्हाट इज द मेन थिंग ऑफ दिस मैसेजेस? एविडेंसेस। बिना एविडेंस कुछ भी नहीं बोलोगे। कहते ना मेंस में नंबर नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी यार चले आ तो लिख के, कुछ भी जैसे बोलते हो वैसे लिखोगे भी, तो जैसे बोलते हो वैसे लिखोगे भी। जैसे तुम अगर ठाकरे मूवी देखो तो उसमें बाल ठाकरे लॉजिक का सहारा लेता है, एविडेंस का सहारा नहीं लेता। जो वकील के साथ बहस होती है, आपको कैसे पता है अयोध्या में रामलला पैदा हुए, तो बाबर कहां पैदा हुआ? बोलते फरगाना में। फरगाना में से यहां क्यों आया? अगर तुम उस पूरी सीन को देखो तो उस पूरी सीन में बाल ठाकरे ने सिर्फ लॉजिक का सहारा लिया, एविडेंस उनके पास कुछ भी नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कभी कभी तुम लॉजिक देते हो, तुमको लगता है कि बहुत सही जा रहे हो, नहीं सर, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी लॉजिक को मानती ही नहीं, एविडेंस। अगर लॉजिक पे मुकदमे लड़े जाते ना तो बड़े सारे वकील बिना एविडेंस के ही फांसी चढ़वा देते। सर जिस वक्त हत्या हुई, ये घर में बैठ के हंस रहा था, इसके मरने से चूंकि इसको फायदा हो रहा था, मॉडर्न इंडिया इज अ स्टोरी which is related to the birth of a nation called India. इसके दो पार्ट हैं, दो। There are two parts of modern India. First part, जब पुराना स्ट्रक्चर टूट गया, खत्म हो गया, 1757 to 1857. This is the first part of modern India. When the old structure was eliminated, खत्म। पुराने स्ट्रक्चर को खत्म करोगे तभी तो नया स्ट्रक्चर पैदा होगा। ये किया किसने? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडरशिप में हुआ। ये पहला फेज है, 1757 टू 1857। इसमें पुराना स्ट्रक्चर खत्म हुआ और नया स्ट्रक्चर, न्यू इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, न्यू सोशल स्ट्रक्चर, न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर। मॉडर्न एजुकेशन इसी दौर में तो शुरू हुई, मैकालेज डिक्लेरेशन 1835। सारी
दिल्ली का मुगल बादशाह खत्म, कलकत्ता का गवर्नर जनरल जो बाद में बना भारत का गवर्नर जनरल 1833 में। ये समझना है कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ यार। ये मोनार्की से हम डेमोक्रेसी की तरफ कैसे बढ़े। 1861 में लेजिस्लेचर पैदा हुआ। 1861 का जो एक्ट है इसकी सबसे प्रमुख बात क्या है? बर्थ ऑफ लेजिस्लेचर। ये समझना है। ये मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत क्यों हुई, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि हर चीज किसी न किसी कारण से होगी। भारत में एक नया तबका पैदा हुआ, एक नया क्लास पैदा हुआ सोसाइटी में, एंड दैट क्लास वाज एजुकेटेड मिडिल क्लास। कौन है ये एजुकेटेड मिडिल क्लास? ये कैसे पैदा हुए? और भारत एक राष्ट्र के रूप में इन्हीं की देन। दूसरा फेज 1857 से 1947, ये दूसरा फेज। कंपनी खत्म, 1857 का रिवोल्ट हुआ, कंपनी एज अ रूलर खत्म, और अब रूलर बना क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। तो भारतीयों ने यहां जब भी अपने हक की मांग की, इस पार्ट में, इस राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने बताया कि साहब हम बहुत परेशान हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सेड कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले आपकी कंट्री पे कंपनी का शासन है। राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए, साहब बहुत परेशान, हम आप ही की तो प्रजा है साहब। बोले नहीं नहीं, तुम हमारी प्रजा नहीं हो, तुम कंपनी की प्रजा हो। अच्छा, मतलब अगर क्राउन का शासन कभी आएगा तो वी विल एंजॉय द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज विच इज एंजॉयड बाय द ब्रिटिश पीपल। और क्राउन का शासन आ गया 1857 के बाद, एक्ट ऑफ 1858। लेकिन मैंने सपना देखा था कि जो सुविधा ब्रिटेन के लोगों को मिलती वो हमें भी मिलेगी, वो नहीं मिली। इस दौर की सबसे प्रमुख घटना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस पीरियड इज नेशनल मूवमेंट। इस दौर की सबसे प्रमुख घटना है नेशनल मूवमेंट। इसमें कई सारी धाराएं हैं। धाराएं, मास पॉलिटिक्स, जिसकी सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है आईएनसी, कांग्रेस पार्टी, और भी कई सारे लोग। मास पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, ये सारी धाराएं इस फ्रीडम स्ट्रगल में आपको दिखाई पड़ेंगी, और सबने इस फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और फिर 1947 में ये देश आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना जिसे हम आज कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत। मॉडर्न इंडिया बस यही कहानी है। क्लियर? मॉडर्न इंडिया किसी सी कहानी है, किसी सी कहानी है, एक राष्ट्र के जन्म लेने की कहानी। कितने पार्ट में है? 2। एक पार्ट किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी। What is the most important event of that period? The old structure got eliminated. Second period क्या है? नेशनल मूवमेंट, क्राउन का पीरियड है। उसकी सबसे प्रमुख घटना क्या है? नेशनल मूवमेंट। उस नेशनल मूवमेंट में कितनी धाराएं हैं? बड़ी सारी धाराएं, हम सब पे चर्चा करेंगे। 1930 के बाद आप इस धारा को देखोगे, सोशलिज्म। और 1930 के बाद 2 सोशलिस्ट लीडर कांग्रेस में बहुत जबरदस्त तरीके से बाहर निकलेंगे, एक नेहरू, एक बोस। और फिर जो कांग्रेस का सेशन होगा वो गांव में होगा। कौन सा सेशन? फैचपुर। फिर जो कांग्रेस का सेशन होगा वो गांव में होगा, फैचपुर।
1931 में तुम देखोगे कराची सेशन, कांग्रेस का कराची सेशन, और कराची सेशन में पहली बार कांग्रेस आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर, और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है किस पे? किसान पे और मजदूरों पे। क्योंकि 1917 का रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है, सब जोड़ना पड़ेगा सारी घटनाएं। 1920 में आईएलओ बन चुकी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1929 में एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, इकोनॉमिक डिप्रेशन। एक तरफ अंधेरा है, कहां? कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, और दूसरी तरफ उजाला है, कहां? कम्युनिस्ट कंट्री में, यूएसएसआर में। तो आदमी को कौन आकर्षित करेगा? रोशनी। तो भारत में 1931 के बाद एक सोशलिज्म की लहर चलेगी, और सभी उस लहर में नहाते हुए नजर आएंगे। इसलिए मत पढ़ो। मैंने कहा था ना पिछली बार जब मैं सेमिनार लेने आया था, तो मैंने एक बात कही थी कि तोते कभी अरहत नहीं होते। रामायण पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, पर वो कभी एनलाइटेंड नहीं होते, क्योंकि समझ नहीं पाते। जो आज भारत में जहर चल रहा है, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम, उसकी नींव यहीं पड़ी। नेशनलिज्म को रोकने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है वो है कम्युनलिज्म। तो इस फेस में जहां से तुम देखोगे नेशनलिज्म का धारा शुरू होगी, वहीं से कम्युनलिज्म की भी धारा शुरू होगी। हिंदुस्तान के युवा को पता नहीं, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, किसी मुसलमान शासक ने ब्राह्मणों पर जिजिया नहीं लगाया, एक को छोड़कर, और ब्राह्मण सबसे ज्यादा औरंगजेब को गाली देते हैं। सिर्फ एक मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, फिरोज शाह तुगलक। वो भी अपने मंत्री के कहने पे। उसका मंत्री ब्राह्मण था, वो कन्वर्ट हो गया, तो जब वो गांव गया सब चढ़ाने लगे। ये मुद्दा हो गया। उसको लग गई कि वे चढ़ा रही है हमको। उसने कहा लगा दो जजिया इनको पर, पैसा वसूलो, मारो इनको। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। औरंगजेब ने तो लगाया ही नहीं, औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर जजिया ही नहीं लगाया। हल्दी घाटी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा की तरफ से जो उसका तोपची है ना, आर्टिलरी मैन हाकिम खान सूर, राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा सांगा की तरफ से 4 मुसलमान सरदार लड़ रहे हैं, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं बताएगी। मैंने कहा ना 10th के बाद लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। 95% इस कंट्री का लड़का उसमें चला गया साइंस में। उसको नौकरी करनी थी तुरंत, मेडिकल की तैयारी करनी थी, डॉक्टर बनना था और इंजीनियर। 90s के बाद यहाँ कंट्री में 2 ही चीज लोग बन रहे थे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। हिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी। लिबरलाइजेशन के बाद बड़ा जबरदस्त नौकरी भी मिल रही थी दोनों को। फिर 2008 में डिप्रेशन आ गया, फिर सब भागे यूपीएससी की तरफ। ये यूपीएससी का जो बूम है वो 2008 के डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। नौकरियां खत्म हो गई ना, नौकरियां खत्म होने लगी। ये आईटी कानपुर के लड़कों को लगा कि हम जब 15 घंटा पढ़ ही लेते हैं तो एक राउंड और। आईआईटी के लड़कों का सिलेक्शन क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी सिटिंग क्षमता बहुत अच्छी है, उनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है। ह्यूमैनिटीज का लड़का जो है वो 1 घंटे में एसी ढूंढने लगता है, गर्मी बहुत लग रही, कहां से हवा नहीं आ रही यार, यहाँ हवा नहीं। उसको पिक्चर हॉल में बैठा दो तो 6 घंटा बैठा रहेगा।
वहां ना उसे गर्मी लगेगी, ना ठंडक लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, बैठा रहेगा वो, बस उसके चॉइस की मूवी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में वो सब कुछ देखता है कि कमरे का यार कलर ठीक नहीं है यार, ये बड़ा दबा सा कलर है, उत्तेजना नहीं पैदा होती। IITians की चूंकि हैबिट अच्छी है पढ़ने की, सिटिंग हैबिट अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा है, और फिर CSAT ने 4 साल लगा दिया, प्री उनका निकलना ही था, उन्होंने वो हर जगह एज लेते चले गए ना, CSAT उनके लिए खतरा ही नहीं बना। यूपी के लड़के ने 1994 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया। हाँ, 1994 में यूपी में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। इलाहाबाद में लड़कों ने खूब सरकारी संपत्ति, मैं था इलाहाबाद में, खूब पत्थर मारे। अभी हमें पूछना कि आपने मारे कि नहीं, अंग्रेजी हटाओ। भैया हमारा लड़का तो लंदन में पढ़ रहा है, उसको बाद में CM बनना, उसको कौन सा IAS देना है, उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। उन्होंने UPPSS से इंग्लिश हटा दी, UPPSS से इंग्लिश हटा दी, इलाहाबाद जो सेंटर था IAS की प्रिपरेशन का, खत्म हो गया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता, तो 94 में जो मारे थे, नहीं हम नहीं मारे, तो हमारा मौसी लड़के थे गुड्डू। हाँ, तो गुड्डू को ढूंढो ना। किसी भी भाषा को जानना से बुराई थोड़ी है, और इंग्लिश तो वैसे भी सबसे सरल भाषा है, किसी को भाषा को जानने में कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, उपलब्धि है, अचीवमेंट है। अब इन 2 सेक्शन के लिए किताबें कौन कौन सी हो? किताबें जरूर पढ़ो। IAS बनना है तो न्यूज़पेपर और किताब पढ़ने की आदत डालो। YouTube के लेक्चर्स बहुत कम सुनो, मैंने कहा नहीं सुनो, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीचरों के पढ़े हुए हैं, तो सुनो, लेकिन किताबों को पढ़ने की आदत डालो। बिकॉज व्हेन यू रीड द बुक यू हैव टू कनेक्ट द लाइंस एंड क्रिएट द स्टोरी। तुम्हारा दिमाग जिंदा होगा। जब तुम किताब पढ़ोगे ना तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम सीरीज देखते हो तुमको मजा आता है क्योंकि तुमको उसमें सोचना नहीं पड़ता, कहानी अपने आप सामने खुलती चली आती है। इसलिए गांव के लोग आज भी सिनेमा को देखना बहुत बुरा मानते हैं। 80 में तो खैर मानते ही थे, 90 में तो खैर मानते ही थे। आपने घर में जो आपके एल्डर है, पिताजी, उनसे पूछिए कि वो कैसे पिक्चर देखने, मूवी देखने जाते रहे होंगे। और किसी भी तरीके से मूवी हॉल में घुसोगे तो इंफॉर्मेशन घर पहुंच जाती है। और आज PVR को एक सोशल स्टेटस बना दिया गया है, क्योंकि माँ बाप को पता था कि अगर तुम मूवी देखोगे ना तो तुम्हारे जो कनेक्ट करके सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए किताबें पढ़ने में नींद आती है। तो किताबें खुद से तभी बोलेंगी जब तुम उनसे बोलोगे, वरना वो तुमसे नहीं बोलेंगी। वो बोलेंगी तुमसे। और जिस दिन तुम जो पढ़ रहे हो, मतलब एक तरफ तुम आगे पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ यहाँ पिक्चर बन रही है, उसका तुम्हारा कोई कंपटीशन रोक नहीं सकता। बस यही पैरामीटर है कि जिस लाइन को तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी, मतलब तुम लाइन यहां पढ़ रहे हो और यहां उसकी पिक्चर बन रही है, बस समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि पिक्चर बन रही का मतलब यह है कि डाइजेशन इज गोइंग ऑन, हजम हो रहा है। किताबें लो और सरल किताब, पहली किताब ले लो NCERT, ओल्ड NCERT, क्लास 12, विपिन चंद्रा, मॉडर्न इंडिया, क्लास 12 बाय विपिन चंद्रा, ओल्ड NCERT, ओल्ड। ओल्ड NCERT बाय विपिन चंद्रा, क्लास 12।
प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब। मतलब एक बहुत ही छोटे लेवल पे, क्लास 12 के लेवल के बच्चे के लेवल पे तुम्हें पूरी कहानी सुनाएगी। और एपिसोड जैसे उसमें 13 धारावाहिक है, 13 एपिसोड है उस किताब, तो उसको चैप्टर मत मानो, एपिसोड मानो। पहले एपिसोड में तुम्हें पिक्चर दिखाएगी 18वीं सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी का भारत, तुम्हें दिखाएगी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, एकदम दिखाई पड़ेगा तुम्हें। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा, रीजनल पावर्स आर इमर्जिंग, इंडिपेंडेंट अवध, इंडिपेंडेंट बंगाल, इंडिपेंडेंट निजाम, रीजनल पावर्स पैदा हो रहे हैं, मुगल शक्ति खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी घटना जो मुगल शक्ति के पराजय को दिखा रही वो है 1739 का बैटल ऑफ करनाल, जब नादिर शाह ने मुगल बादशाह को मुर्गा बना दिया। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को। दिखाई पड़ेगा तुमको एकदम। पढ़ो मत, पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, सोचने से विवेक बढ़ता है, और सिलेक्शन इंफॉर्मेशन से नहीं होता, विवेक से होता है। आज के दौर में लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है पर सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। सब कुछ उस किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ, बस तुम्हें सोचना है रुक के। कोई आदमी इस क्लास में जिसने 12th की कभी एनसीईआरटी पढ़ी? अब तो हाथ ना उठाओ। इज्जत की चिंता करते हो? इस देश में तो इज्जत बहुत बड़ी चीज है, शायद धोती फटी हो। ऐसा इज्जत समझा दिया गया है, भिखमंगों की कौन सी इज्जत? बहुत गर्म। पहले एनसीईआरटी ले लो, 13 उसमें धारावाहिक है, 20 दिन का शेड्यूल बनाओ, 20 दिन का, और मेरे साथ ही खत्म करना। आज ही जाके खरीद लेना और मेरे साथ ही खत्म करना। और हर चैप्टर मैं खत्म करूंगा, फिर मैं आपको मेंस से क्वेश्चन दूंगा, आप उसे लिख कर लाएंगे। नहीं लाएंगे तो आप बताइएगा। चैप्टर खत्म होगा, उस पर प्री के क्वेश्चंस आपको तुरंत मिलेंगे, तुरंत। एक टॉपिक खत्म हुआ, उसका तुरंत प्री के क्वेश्चन मिलेगा 50 मिनिमम, कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे बनेंगे। तो जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ तो प्री का डिस्कशन हो गया। जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, मेंस के 2 क्वेश्चन दे दिए, आप लिख के लाइए। अब चूंकि सारी कॉपी चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और किसी दूसरे को देना ठीक नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्लस, जैसे आज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कल मैं उसका मॉडल आंसर अपलोड कर दूंगा विद ऑल द पॉइंट्स। अगर वो सारे पॉइंट्स आपके आंसर में हैं विद द सेम कंक्लूजन, तो आपका आंसर सही है। आदमी सबके साथ बेईमानी करे, कम से कम अपने साथ ना करे, तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होता रहेगा। दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे कॉपी चेक करके देते हैं आपको, लेकिन वो खुद नहीं चेक करता। कोई 5 रुपए कॉपी लेता है, कोई 10 रुपए कॉपी। बड़े सारे लड़के हैं अनएम्प्लॉयड, उनको काम चाहिए। किसी ने 2 बार मेंस लिखा, किसी ने 3 बार मेंस लिखा, किसी ने 2 बार इंटरव्यू दिया, वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, उनको दे दिया कॉपी। कभी कभी तो जिन्होंने मेंस इंटरव्यू नहीं दिया उनको भी दे दिया, क्योंकि चीप लेबर चाहिए ना। इंटरव्यू वाला लड़का कहेगा भैया 100 रुपए कम कॉपी नहीं देंगे हम, एक कॉपी चेक करने का 100 रुपए लेंगे, 200 रुपए, 300 रुपए। इंटरव्यू वाला, मेंस वाला 100 रुपए में मान जाएगा। लेकिन जिसने मेंस और इंटरव्यू नहीं दिया होगा भैया 30 रुपए। तो मैं आपको उस क्वेश्चन के आंसर दूसरे दिन अपलोड कर दूंगा, आप पॉइंट सहित उसको चेक कर लीजिएगा। इन पूरा डायग्राम बना दूंगा, फिर फेस इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए था, फिर सारे पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन और फिर कंक्लूजन। उसी के साथ में हर क्वेश्चन में जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड इवैल्यूएट, एनालाइज,
उस क्वेश्चन में ही समझा दिया करूंगा कि यार इस वर्ड का यहाँ मतलब क्या था, मतलब डिमांड क्या थी। तो ऐसे क्या होगा कि जब मॉडर्न इंडिया का सिलेबस खत्म होगा तो आपकी मॉडर्न इंडिया प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह तैयार हो चुकी होगी और आपके नोट्स बन चुके होंगे। आपको उसके बाद एक्स्ट्रा मेहनत कुछ भी करने की जरूरत ठीक। इस पोर्शन के लिए किताब लेनी है, टेक्स्ट बुक बीएल ग्रोवर, मॉडर्न इंडिया बाय बीएल ग्रोवर। बड़ी हैवी सी किताब है लेकिन मजेदार है, कुछ भी हैवी नहीं है। बीएल ग्रोवर, ये ऑथर का नाम है बीएल ग्रोवर, मॉडर्न इंडिया बाय बीएल ग्रोवर। ये सिर्फ इस पोर्शन के लिए है बस। तो जो चैप्टर्स मैं पढ़ाता जाऊंगा मैं बताता जाऊंगा कि यार ये चैप्टर बीएल ग्रोवर से जाके टिक करके वहीं से पढ़ लेना। इस पोर्शन के लिए किताब है विपिन चंद्र, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, विपिन चंद्र। तो एनसीईआरटी प्लस बीएल ग्रोवर और विपिन चंद्र, और क्लास खत्म होने के बाद सिर्फ आपके नोट्स, मतलब वंस द क्लास इज ओवर यू शुड बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कि आप दोबारा इन किताबों को नहीं पढ़ना है, तैयारी के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए पढ़ लेना है। जैसे एक बार तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ गई, जब तक नहीं समझ में आएगी तभी तो किताब हैवी है ना। एक बार समझ में आ गई, पहली बार पढ़ोगे 25 दिन लगेगा, लेकिन पहली बार जब खत्म कर लिया, क्लास में हर चीज समझ ली, तो 5 दिन में खत्म होगी। उसको बोलते हैं रिवीजन। अगर तैयारी 25 दिन में हो रही है और रिवीजन 25 दिन में हो रहा है तो तुम फिर 3-4 हजार साल बाद दो एग्जाम। सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। रिवीजन मतलब सिर्फ तथ्यों को देखना। कॉन्सेप्ट कैसे भूलोगे यार, कॉन्सेप्ट भूल ही नहीं सकते। कॉन्सेप्ट भूलने का तरीका ही नहीं। साइकिलिंग सीख ली, अब नहीं भूल सकते। Once you have learned cycling, there is no way to unlearn it. पर तुम चाहो हम साइकिल चलाना भूल जाए। स्विमिंग सीख ली, अब तुम सोचो हम भूल जाए, संभव ही नहीं। ये उसका सिलेबस टेक्स्ट। यहां से कोई क्वेश्चन करना, कुछ कह रहे, बैठ के बोलो, बैठ के आराम से। जैसे कोई एक बात एग्जांपल बताओ। मनसबदारी जानते क्या होता है? क्या क्या बेटा जानते ही नहीं मनसबदारी क्या है? मौन रहना सीखो, बोलो, बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें मनसबदारी ही नहीं पता। उसकी मनसबदारी व्यवस्था की वजह से पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। उसकी मनसबदारी व्यवस्था की वजह से पूरी दुनिया, क्या खेलते हो यार, तो पता ही नहीं मनसबदारी क्या है। इसीलिए तो तुम नहीं सब बता पा रहे। इसी मेन वजह क्या है, तो तुम्हें पता ही नहीं मनसबदारी क्या है। ना ना, वो एविडेंस से कहानी बनाएगा, लॉजिक से नहीं बनाएगा। एविडेंस, साक्ष्य रखेगा सामने। जहां नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि जहां साक्ष्य नहीं होगा वो तुरंत कहेगा। ऐसा लगता है लॉजिक पे अगर हम लिखेंगे तब तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ना, इतिहास की 2 तरह की किताबें लिखी। एक सामान्य किताबें सामान्य जन के लिए लिखी जाती है, वो तो अजीब ही तरह की लिखी जाती है। उन
किताबों को अगर पढ़ लो तो आदमी, कोई भी सामान्य आदमी होगा वो तुरंत आग बबूला हो जाएगा। औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़ डाले। अच्छा अच्छा, कैसे, कहां, कब तोड़ा? सारे तोड़ डाले। तो भी 4-5 नाम बता दो। ऐसे तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी मंदिर तोड़ा, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। क्यों तोड़ा? भिंडरवाला बैठा हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार करना था, आर्मी अंदर घुसी। जब आर्मी अंदर घुसी तो मंदिर तो टूटेगा ही। ऐसे जब जाट विद्रोही मथुरा के मंदिर में बैठे तो आर्मी को भेजना पड़ा कि जाओ ऑपरेशन करो। और उसका कोई जनरल ऑर्डर नहीं है। उसने ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू संतों को मारा, मुसलमान संत सरमद, ये नाम लिख लो, ये नाम तुम्हें बताया नहीं हुआ किसी ने, ये सरमद, इसको भी मारा, सूफी सरमद को भी मारा। मुल्ला बड़ा डिफेंड करते, उसको कहते हैं यहूदी था। मौलाना से पूछो कि इसको क्यों मारा, वो तुम नहीं समझ पाओगे पंडित, वो यहूदी था। अरे यहूदी हो चाहे जो हो, मारा क्यों? संत तो था। नहीं नहीं, वो है कुछ मामला, वो मुसलमान के भेष में यहूदी था। अच्छा चलो ठीक। अपने बेटे को 12 साल जेल में क्यों रखा? उसका बड़ा बेटा शाह आलम, इतनी बढ़िया राय दिया उसने अपने पिता को। अब्बा ही कहा, उसने कहा अब्बा पैसा फंड करते हैं मराठों को, जब मराठा बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर देंगे, सीरिया और इराक को, और जब ये बीजापुर गोलकुंडा को खत्म कर देंगे तब हम मराठों को खत्म कर देंगे और हमारा बिना लड़े दक्षिण पर कब्जा। क्या राय दी उसने? उसने अपने लड़के को 12 साल जेल में रखा। कहा तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमको राय दोगे? नहीं नहीं, वो दरअसल एक बार गीता पढ़ते हुए पकड़ लिया था, इसलिए बंद किया था। अच्छा, वो जेबू निशा को क्यों बंद कर दिया? एक हिंदू लड़के से अफेयर था। जेबू निशा कहने गई कि अब्बा भाईजान को माफ कर दो, बोले इसको ही बंद कर दो। जिसका भाई इतना बदतमीज है, बहन कितनी बदतमीज, उसको भी अंदर डाल, वो भी अंदर मर गई। एविडेंस ऐसा नहीं है। इतिहास का निर्माण अगर एविडेंस के बिना किया जाएगा तो बड़ा विध्वंसक होगा वो, क्योंकि फिर इतिहास की हर घटना को लोग अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे। भाई आधुनिक समय में गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन हुआ ना, फिर सरकार को पावर है ऑपरेशन करने का। सिलेबस क्लियर हो गया ना? किताब क्लियर हो गई? बता दो, चुपचाप बैठने ना देंगे। अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन वो थीम बेस्ड है। हाँ, थीम्स ऑफ इंडिया, तो वो पढ़नी पड़ेगी। हाँ, उससे कुछ थीम्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी, पर वो थीमेटिक है। जैसे अर्बनाइजेशन एक थीम है, नगरों का विकास, तो एक थीम है कि नगर के जो अर्बन सेंटर्स है नगर, ये कैसे डेवलप होते हैं, कैसे विकसित होते हैं, फिर उनकी वजह से समाज में कैसे चेंजेस आते हैं, तो वो पढ़ना पड़ेगा। यहां तक कोई सवाल है तो बताओ। मॉडर्न की बात करो, मेडिवल मुद्दे पर रहो सीधे, इधर उधर कहीं मत जाना। स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छी गाइड है। गाइड जैसे हम क्लास 10th में थे तो जेपीएच पढ़ते थे ना, जेपीएच जवाहर पब्लिशिंग हाउस, वो गाइड थी। ऐसे स्पेक्ट्रम एक गाइड है, उसमें फैक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उसको टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद ही पढ़िएगा, उसमें आपको फैक्ट बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। ये जो टेक्स्ट बुक है विपिन चंद्रा, ये पेंगुइन पब्लिकेशन की है, बड़ा रेप्यूटेड पब्लिकेशन है दुनिया का। एक लाइन गलत हो जाएगी ना तो कोर्ट केस कर दोगे आप। किताब के साथ जो चीज जुड़ी होती है वो पब्लिकेशन है।
जिसने प्रिंट की है। तो दुनिया में एक से एक पब्लिशिंग हाउसेस हैं जिनका बड़ा सम्मान है पूरी दुनिया में। लोग पूछते हैं कि भैया कौन सा पब्लिकेशन है, नहीं तो ये पब्लिकेशन जैसे एरोस पब्लिकेशन की ये किताब है, बड़ा फेमस पब्लिकेशन है, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है। एक गलती पर आप 500 करोड़ का दावा ठोक सकते हो कि मेरा आईएएस फ्री में नहीं निकला, अंतिम अटेम्प्ट खत्म हो गया इस किताब की वजह से, मेरा कैरियर खत्म हो गया, लेकिन आप स्पेक्ट्रम पे दावा नहीं ठोक सकते। मतलब अगर एक गली में है, वो भी ऑफिस का पता नहीं, लेकिन 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 गाइड अच्छी, स्पेक्ट्रम गाइड अच्छी, उसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे। मतलब जब आप पूरा मॉडर्न इंडिया तैयार कर लें तो एक राउंड उसे पढ़ जाए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। सूचना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी किताब, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहली हेडिंग डालिए, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यूरोपियों द्वारा भारत पर कब्जा। European conquest of India. Wherever you feel uncomfortable, wherever you have a doubt, जहां भी तुम्हें लगे कि नहीं समझ में आया, सीधे हाथ उठाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जहां भी तुम्हें लगे कि यार ये बात तो नहीं समझ में आई, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। 3 लेक्चर 4 लेक्चर बहुत आराम से चलेंगे, उसके बाद भागेंगे, फिर तुम भी भागोगे। तो अगले 4 लेक्चर में आपको ये टेक्निक पकड़नी है, इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको ये अप्रोच पकड़ना है, ये सारी चीजें आपको खुद गैदर करनी है। बात समझ में आ रही है ना? और उसके बाद स्पीड पकड़नी है। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत, इंडिया, that is Bharat, was called as Golden Sparrow, the land of wealth. भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। ऐसे बनाते चलिएगा, आप लिखते चलिएगा, बनाते चलिएगा कि इंडिया from ancient times was called as Golden Sparrow, that is the land of wealth. प्राचीन काल से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, यानी समृद्धि का देश, लैंड ऑफ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। अब यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, व्हाई? जब भी कोई नई बात सामने पड़े ना, वहां क्वेश्चन मार्क लगा दिए, व्हाई? व्हाई इंडिया वॉज गोल्डन स्पैरो? भारत क्यों सोने की चिड़िया था? फर्स्ट रीजन, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, द फर्टाइल प्लेन्स, दोआब्स, दोआब्स, दोआब नहीं, दोआब्स। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ दोआब्स। दोआब मीन्स द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा, एक्सेट्रा। गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा तुंगभद्रा। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ दोआब्स। दोआब का मतलब द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। और जो भी जमीन 2 नदियों के बीच में होगी, तो यूपी में किसी की 1 इंच जमीन लेके देखिए, और यूपी की जमीन गंगा दोआब की, पूर्वांचल
इतनी फर्टाइल जमीन, इतनी, लोहा फेंको AK-47 बाहर निकले। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, और उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से, और दूसरा अपनी ससुराल से। तो शिखर धवन खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में, मारा जा रहा था उठा उठा के मेलबॉर्न में। क्या हो गया यार, उसकी ससुराल है मेलबॉर्न में, उसकी वाइफ आई हुई थी, और वाइफ के साथ उसकी दोस्तें आई हुई थी, सालियां आई हुई थी, और वो चिल्लाने लगी स्टेडियम में, जीजू मार लो, उठा उठा के की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब, अगला मैच मेलबॉर्न में खेलना ही नहीं है। 2 चीज से बहुत लगाओ, जमीन और ससुराल। जमीन नहीं दे सकते, बहुत सारे लोग जो गांव में, शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में, मुंबई में, कहे भैया हम गांव जमीन बेच दी, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोग एक बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी की खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं, 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओगे एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा, जब भी जाओगे तुम्हें मिलेगा। कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेश ही लगी। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। कुमार विश्वास ने बताया था कि दिल्ली में जो लड़के जवान होते हैं वो डेट पे जाते हैं, और यूपी में लड़के जवान होते हैं तारीख पे। क्यों, देवरिया वाला जो कांड हुआ था, सर काट लाए, हाँ सर काट लाए। वैसे अब गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है। कौन कहाँ आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। हम अभी आए 2 दिन पहले, गांव में ही थे, हम सब डिस्टेंस बना के रखते हैं, हमको जानते हैं सज्जन आदमी। हम तो गांधी के रास्ते पे चलते हैं। हमारे भतीजे, उनसे थोड़ा बहुत विवाद हो गया था, मैंने कहा भैया कहो तो गांव छोड़ चले आए, जैसा कहो। अवध केसरी सेना के सदस्य हैं, लोकल आर्मी है वहां, 150 मरे हुए रहते हैं, मेंबर है, मेंबर, ठीक, चले। जमीन नहीं छोड़ सकते, गांव से चले आएंगे ना। इसलिए हिंदुस्तान में वो तबका हमेशा शक्तिशाली रहा जिसका जमीन पर कब्जा रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने इस देश में आज तक रिजर्वेशन का विरोध ही नहीं किया, क्योंकि जमीनें आज भी उनके पास है। उनको नौकरी चाहिए ही नहीं। रिजर्वेशन देके उन्होंने भारत में क्रांति को डाल दिया, माओवाद। नौकरी करो घर में, और नौकरी में क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तुम्हारा कॉलेज स्कूल का टीचर कैसे तुम्हें धमकी देता है कि लिख देंगे, नेचुरल रिसोर्स। दूसरी वजह, ये सोने की चिड़िया क्यों बना, मॉनसून। मॉनसून टर्न्ड इंडिया, ये लाइन पूरी लिखनी है यहाँ पे एरो बना के। मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द सेंटर ऑफ
इस वर्ड को अंडरलाइन करना है, सेंटर। मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द सेंटर ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट ट्रेड। वेस्ट ब्रैकेट में लिखो यूरोप। मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द सेंटर ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट ट्रेड। वेस्ट मतलब यूरोप और ईस्ट मतलब एशिया। मॉनसून बहुत बड़ी भूमिका रही मॉनसून की। मॉनसून समझ लो इसको। If you want you can write also, but everything I will not dictate. If you want you can write, but listen, first listen. Monsoon. Now you can keep goods in a boat and pull it by manpower in a river. Now में तुम सामान भर के manpower से उसे खींच सकते हो, but you cannot put the goods in a ship and pull it by manpower in a sea. ये तुम नहीं कर सकते। तो सी ट्रेड की शुरुआत हुई 47 एडी में। किसने किया? जब हिप्पालस ने खोज की, किसकी? मॉनसून। हिप्पालस ने मॉनसून की खोज की। दिस डिस्कवरी ऑफ मॉनसून इन 47 एडी लेड टू द बिगिनिंग ऑफ सी ट्रेड। पूरी लाइन लिखो यहां पे। द डिस्कवरी ऑफ मॉनसून इन 47 एडी लेड टू द बिगिनिंग ऑफ sea trade. The discovery of monsoon in 47 AD led to the beginning of sea trade. Sea trade. Sea trade. अगर तुम कभी कोस्टल एरिया में गए होगे या मूवी में देखा होगा, वो बड़ी बड़ी नावों पे कपड़ा बांधते थे और फिर विंड एनर्जी यूज्ड टू सेल द शिप्स। अब जून के महीने में ये शुरू करते थे कहां से? पर्शियन गल्फ से। पर्शियन गल्फ, ईरान, सऊदी अरेबिया। जून मॉनसून इज द फीचर ऑफ इंडियन ओशियन। तो जून के महीने में पर्शियन गल्फ से शुरू करते थे। मॉनसून शुरू होता था, ये मॉनसून के साथ शुरू होते थे, आना शुरू करते थे। और मॉनसून कहां से पास होगा? हिंदुस्तान से। तभी तो मुंबई इतना बड़ा बंदरगाह बना। नेचुरल पोर्ट है मुंबई, नेचुरल। तो जून में जब ये मॉनसून से चले तो कहां रुकेंगे? भारत। और अक्टूबर में जब ये मॉनसून से लौटे तो कहां रुकेंगे? भारत। तो मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द सेंटर ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट। आपको भारत आना ही आना है, ये दूसरा रीजन। और तीसरा रीजन व्हाई इंडिया बिकेम गोल्डन स्पैरो, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पूरी बात लिखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तो बैलेंस ऑफ पावर याद आएगा। Balance of payment was in favor of India in pre-modern times. पूरी लाइन लिखो। In pre-modern times, in pre-modern times, balance of payment was in favor of India. Question mark लगाओ। In pre-modern times, balance of payment was in favor of India. Why? Why? Self-sufficient villages. Self-sufficient villages. बाहर से कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं। Therefore, maximum export and minimum import. maximum export और minimum import। सिर्फ दो चीज हम बाहर से मंगाते थे, एक शराब यूरोप से और उसका देसी वर्जन हमारे पास था। ग्लेनफिच अगर नहीं है, जॉनी वॉकर नहीं है तो परी पी लेंगे। दारू नहीं है, गा लेंगे। गांजा नहीं है, भांग खा लेंगे। कंट्री में नशा करने की कमी नहीं है, नहीं। ये तीन फैक्टर ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। पहला फैक्टर नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा फैक्टर और तीसरा, इसमें क्या रटोगे यार, इसमें क्या रटोगे?
ये रट्टे की चीज है। और दुनिया में दो चीज लोगों को बहुत आकर्षित करती है, दो things have a highest pulling power. One is wealth, second is beauty. एक तो पैसा, दूसरा सुंदरता। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है, पैसा तो भैया हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। सबको पैसा चाहिए। तुम किसी की डायलॉग बाजी में होता ना, पैसा तो अपराधी भी कमा लेता है लेकिन तुम नहीं कमा पाओगे, तुम भिखमंगे हो। खुल के कहो मुझे पैसा कमाना है, कितना, 1 लाख करोड़, सोच ही रहे हो ना, मार दो। आज मैं आ रहा था गोंडा से, 2 डेड बॉडी देखी, ठंड से मरे हुए लोग, तो और एक तो सड़क के किनारे पड़ा था, किसी ने हटाया नहीं। किसी ने हटाया नहीं। ना हो रहा था कि भाई कोई ट्रक उधर से गुजरती है, देख ही नहीं पाती। पैसा कमाओ, हवाई जहाज खरीदो, हवाई जहाज में डांस देखो ऊपर 40,000 फीट पे, अकेले बैठे हो। तो ड्राइवबाजी की बातें मत करो, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं, हम घूस लेने नहीं आए, तो यहाँ बाहर बैठे हो। हाँ, जब तुम आदर्शात्मक बातें मत किया करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे तो पता ही चल जाएगा तुम कैसे अधिकारी हो। आदर्श की बातें की नहीं जाती, उनकी बातें मत किया करो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। रुपया तो लोगे। जीवन में कोई ड्रामेबाजी की बातें नहीं। हाँ, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वहां वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर यहाँ चुनौतियां ज्यादा हैं और मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है सर, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माय पीपल, आई वांट टू बी विद द पीपल। और फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, और तुम भी उन्हें देख के मुस्कुराओगे कि सही पकड़ रहे हो सर। इंटरव्यू बोर्ड में जितना कम बोलना पड़े, समझ लो उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। शर्त यह है कि दोनों पार्टी मुस्कुराएं, वो भी मुस्कुराएं और तुम भी मुस्कुराओ। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डाउरी? डाउरी इज अ क्राइम सर। अंदर सांस लेगा, पूरी अंदर खींचेगा। और तुम्हें पता है कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद 4 रिश्ते आ चुके हैं। 2 मंत्री जी के घर से आए और एक स्टील वालों के यहाँ से आए। कल हाई कमिश्नर बन के जाओगे इंडिया के पाकिस्तान में, तो जिन्ना की तारीफ करनी पड़ेगी। 14 अगस्त को जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो तुमको बुलाएंगे एज अ गेस्ट, तो तुमसे बोलेंगे कि सर 2 मिनट आप दे दो, तो तुम्हें वहां जिन्ना की तारीफ में बोलना पड़ेगा कि द मोस्ट टैलेंटेड मैन ऑफ 20th सेंचुरी। और इतना बोलना है कि पाकिस्तानी भी रोने लगे। क्या अरे इतना थोड़ी था, इतना ही था। तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी को तमाचा मार दिया। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। तो भैया योगी जी पावर में नहीं आएंगे, हाँ ना ठीक, अखिलेश भैया आने दो, हम तो दोनों के राज में रहेंगे मंत्री, कोई भी आए। तुम राजा हो, राजा ब्यूरोक्रेट। ना तुम हिंदू हो, न मुसलमान हो, न दलित हो, न ब्राह्मण हो, और अगर ये सब हो तो मत करो तैयारी, आज ही मौका है, छोड़ दो।
तुम बनोगे वही जो तुम्हारी सोच है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनोगे। हाँ, पर समय समय पर तुम्हें इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खत्म ही कर दो, रिमेम्बरेंस के तौर पर रखे रहो, कभी कभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, करो। अभी पता नहीं एमपी का शायद कोई कॉलेज था जिसमें लड़के स्ट्राइक कर रहे थे और ऑफलाइन क्लास में वो कि एग्जामिनेशन बढ़ाओ। कलेक्टर गया हुआ था, पूछ रहा था लोगों से सवाल, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कहा मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, नहीं हम लोग एग्जामिनेशन डेट बढ़ाएंगे। कर क्या रहे थे 6 महीने से? नहीं, वो सब अलग बातें हैं। उसमें तो एक लड़का यूनिवर्सिटी का छात्र ही नहीं था। कहा मैं छात्र नहीं था। वो कहा कौन से कोर्स में हो? कहा मैं पहले कोर्स में था। बोले बेटा हट जाओ, नहीं तो तुमको तो रासूका लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। इसमें क्या रटना है यार? दुनिया में 2 चीजें लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं, एक ब्यूटी, एक पैसा। और भारत के पास दोनों है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से भारत बिकेम द विक्टिम ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। ऐसे एरो बना के लिखो कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ व्हाट? गोल्डन स्पैरो लिखो। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया बिकेम द विक्टिम ऑफ, because of this India became the victim of foreign invasion. Inbox foreign invasion from ancient times. प्राचीन काल से India became the victim of foreign invasion from ancient times. Example दे दो। शाकाज, कुशांस, इंपॉर्टेंट दे दो। कुशांस, हुन्स, टर्क्स, मंगोल्स, मुगल्स, ईरानी, अफगानी, एंड टुडे आतंकवादी। अजमल का साहब, बिकॉज ऑफ दिस, इस सोने की चिड़िया की वजह से भारत वॉज द टारगेट ऑफ फॉरेन इन्वेजन। शाकाज, फेमस रूलर लिख लो, राम रुद्रदामन। फेमस शाका रूलर रुद्रदामन, नाम लिख लो, रुद्रदामन। कुशान, फेमस रूलर कनिष्का। हून, फेमस रूलर मिहिरकुल, MIHIRKULA, मिहिरकुल। रुद्रदामन, कनिष्का, मिहिरकुल। महमूद गजनी एंड मोहम्मद गौरी। महमूद गजनी एंड मोहम्मद गौरी। तैमूर वो करीना का बेटा नहीं, तैमूर लेम। बाबर, नादिर शाह। बाबर, मुगल के नीचे लिख लो बाबर। नादिर शाह 1739। अफगानी, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अजमल का साहब। ठीक, सिर्फ मुसलमानों ने आक्रमण नहीं किया तो बाद में आए मुसलमान। पढ़ा देना कि मुसलमानों ने इस देश को लूटा, हिंदू धर्म को खत्म कर। उससे पहले भी लोग आए, ये देखो। एक तो मैंने नाम छोड़ दिया, हिंद यमन, इंडो ग्रीक। लिख लो इसके आगे, इंडो ग्रीक। उसका सबसे फेमस रूलर लिख लो, एक और लिख लो, इंडो ग्रीक्स। हिंद यमन, इंडो ग्रीक्स। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों ने इस देश पे हमला किया। ये देखो, ये मुसलमान नहीं है। ये देखो, इंडो ग्रीक। इसके आगे लिखो इंडो ग्रीक, मेनेंडर। हिंदी में उसको मिलिंद बोलते हैं, मेनेंडर। तो इस देश पे आक्रमण क्यों हुआ? यहाँ की संपत्ति की वजह से।
तुम्हारा घर है मार्बल का 10 बीघे में, तुम्हारे पास 4 ऑडी है, 10 फॉर्च्यूनर है, 5 BMW है, लेकिन तुम्हारे घर के चारों तरफ स्लम एरिया है, स्लम झोपड़पट्टी। तो जिस दिन तुम कमजोर पड़ोगे ये झोपड़पट्टी के लोग तुम्हारे घर में कूदेंगे। यही हुआ भारत के साथ कि जब जब भारत कमजोर पड़ा तो ये अगल बगल के जो हमारे लोग हैं ये भारत में घुस आए। नहीं, अफगानिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं। वहां 2 चीज होती है, अफीम, AK-47। गजनी मंदिर तोड़ने थोड़ी आया था, लेकिन पैसा मंदिर में रखा था। टेम्पल्स वर बैंक्स इन 1000 AD। उसको पैसा चाहिए था, उसके सिपाही डर रहे थे। कोई भी, चाहे सामान्य हिंदू हो चाहे सामान्य मुसलमान हो, डरता तो है ही है। उसके सिपाही मंदिर में घुसने से डर रहे थे। उसे अपने सिपाहियों को एग्जाम्पल देना था, कुछ नहीं होता, चल आ। उसने उठा के मूर्ति पटक दी। सिपाहियों को हिम्मत आ गई कि अरे भैया, सिपाहियों ने सारी पटक दी। इसी बहाने मौलानाओं ने उसको नाम दे दिया बुद्ध चिकन। इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी बड़ी इज्जत बढ़ गई। मूर्ति तोड़ के आ रहा, रुपया लूट कर आ रहा था। उसको मध्य एशिया पे कब्जा करना था, उसको पैसा चाहिए था, रोकड़ा। उसको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिख लो। फिरदौसी ने उसकी बायोग्राफी लिखी है, शाहनामा। तो उसने फिरदौसी से कहा कि तुम जितनी लाइन मेरे बारे में लिखोगे मैं तुम्हें उतने सोने के सिक्के दूंगा। फिरदौसी ने कहा अच्छा। 20,000 लाइन लिख दी। कितनी मोटी किताब लेके पहुंचे महमूद गजनी के पास। बड़ा कंजूस आदमी था वो। उसने किताब देखी, कहा इतना लिखने के लिए कौन कहा था? इतने बड़ा लालची हो तुम? तो 2 झापड़ मारा। इसको दे दो 50 सिक्के। 20,000 लाइन पे 50 सिक्के। फिरदौसी को पता था कि कंजूस आदमी है। उसने बीच के कुछ पन्ने छोड़ दिए थे। बाद में उसने उस पन्नों में लिखा, ये रात भर शराब पीता है। आदमी समझदार है बहुत। महमूद बहुत समझदार आदमी, धर्म का इस्तेमाल करना जानता है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। सभी यही करते हैं। जब वो हिंदुस्तान की तरफ चलता था तो उसकी सेना में 10,000 लोग होते थे, सिर्फ 10,000। लेकिन 10,000 लोगों से कैसे लड़ेगा? जिहाद का नारा देता था वो। जैसे जिहाद बोलता था मुसलमानों का इंटरेस्ट जुड़ जाता। वो 10,000 की सेना 50,000 में बदल जाती थी। फ्री में लड़ रहे हैं तो आओ। आम आदमी को मार खाने के लिए पैदा हुआ है ना। इमोशनल मत हुआ करो। ये सिविल सर्विस की क्लास है, यहाँ यही सब पढ़ाया जाता है। क्लास के बाहर मिलोगे, मैं एक अलग आदमी हूं। प्रोफेशन अलग चीज है, जिंदगी अलग चीज है। कल पता लगा तुम कलेक्टर बन गए और मैं मथुरा काशी के मंदिर का मूवमेंट चला रहा हूं। टेंशन मत लेना यार। क्लास में तो सेकुलरिज्म की बातें करता था। और लाठी चार्ज करने से पहले बता देना कि फायरिंग होने वाली है। मुझको इस सब्जेक्ट ने बर्बाद कर दिया। मैं भैया गांव से आया था, सीधा साधा आदमी। इसने मुझे हिस्ट्री ने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दी। बिस्मार्क, क्या डेंजरस आदमी है बिस्मार्क। क्या सोचता है, पूरा यूरोप जर्मनी के यूनिफिकेशन के खिलाफ है, बना दिया जर्मनी। किसी को पता ही नहीं चला। और जब पता चला जर्मनी वॉज अ नेशन, तो खड़े होकर जर्मनी मुस्कुरा रहा है 1871। हमने तो सजदा कर दिया उसको। क्या खेलता है। तो हमारे गांव के चौबे जी वो गांव की राजनीति करते हैं। चौबे बिस्मार्क ना बन पाएंगे, गांव में रहेंगे, वो प्रधान भी नहीं बनेंगे।
इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है ये, इतना, लेकिन मेरे दो ऑप्शन हो, दोनों विरोधाभासी, एक हिस्ट्री एक फिलॉसफी। एक ने पढ़ाया कि संसार माया है, तो एक बार विचार आया कि यार हरिद्वार चले जाए। और इस सब्जेक्ट में तुम जो चीजें पढ़ा दी, समझो यार तुम पढ़ते हो ना, तुम पढ़ाई ऐसे थोड़ी करते हो। ऐसे पढ़े थे कि भारत पर रेगुलर इन्वेजन क्यों हो रहे थे? नहीं पढ़े थे, तभी तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंड विदाउट इंटरेस्ट यू विल नेवर एंजॉय। एंजॉयमेंट का सीधा संबंध है इंटरेस्ट से। जब तुम समझते हो तो मजा आता है, इसलिए ज्यादा पढ़ाई होती है। तो तुम कहते हो ना कि मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, एंथुसियाज्म नहीं आ रहा, उसकी वजह है तुम्हें इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पा रहा, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम रट रहे हो, तुम कनेक्ट नहीं कर रहे हो। तुमको पहले भी पता था कि भारत पे लगातार इन्वेजन होते थे, और तुमने ये डायग्राम कभी नहीं बनाया। लेकिन ये जितने भी इन्वेजन हैं, इनकी एक खासियत है, दे ऑल आर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दे ऑल आर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इन 15th century, for the first time, the invaders were from Europe. With the arrival of Vasco da Gama in 1498. Right. Change the paragraph and then write. In 15th century, paragraph बदल लो, फिर लिखो. In 15th century, with the arrival of Vasco da Gama, in 15th century, with the arrival of Vasco da Gama in 1498, with the arrival of Vasco da Gama in 1498, Europeans appeared as the new aspirants for India. Europeans appeared as the new aspirants for India. New aspirants for India. From the very beginning, same line, from the very beginning, apart from trade and commerce, apart, from the very beginning, apart from trade and commerce, they also concentrated, apart from trade and commerce, they also concentrated on territorial conquest. Apart from trade and commerce, they also concentrated on territorial conquest. Example, 1510, 1510, Portuguese governor Albuquerque, inbox, इसको inbox कर लो. In 1510, Portuguese governor Albuquerque occupied Goa. 1510, Portuguese governor Albuquerque occupied Goa. तो 15वीं शताब्दी से पहले कौन लोग आ रहे थे? सेंट्रल एशियंस. 15वीं शताब्दी के बाद भारत के लिए एक और एक्सपेरिमेंट आ गया. कौन? यूरोपियंस. किसने दरवाजा खोला भारत का? वास्को डी गामा ने. किस ईयर में? 1498 में. और शुरुआत से ही सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स उनका उद्देश्य नहीं था. क्षेत्रीय कॉन्क्वेस्ट, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट. एविडेंस 1498 में भारत पहुंचे और 1510 में गोवा पर. लेकिन एक एविडेंस तो ऐसे भी हो सकता है, तो दूसरा. सेकंड एविडेंस
1636. Second evidence, 1636, they tried to occupy Hooghly. 1636, who tried? Portuguese. 1636, Portuguese tried to conquer, occupy Hooghly. Hooghly कहाँ है? बंगाल में. 1636, Portuguese tried to conquer, occupy Hooghly. Third, 1686, English, अंग्रेज, tried to occupy Hooghly. 1636, Portuguese tried to occupy Hooghly, and 1686, English tried to occupy Hooghly, but they failed. Same line, continue. But they failed because but they failed in their targets. इसको ऐड कर लो. But they failed in their targets because powerful Mughal rulers like Shah Jahan and Aurangzeb, powerful Mughal rulers like Shah Jahan and Aurangzeb were present in North India. Powerful rulers like Shah Jahan and Aurangzeb were present in North India. क्लियर? तो सिर्फ व्यापार वाणिज्य उनका उद्देश्य नहीं था, ट्रेड एंड कॉमर्स. शुरुआत से क्षेत्रीय कब्जा भी उद्देश्य था. पहला को एग्जांपल, गोवा पे कब्जा कर लिया. 36 में ट्राई किया हुगली कब्जा करने की, पर शाहजहां बैठा हुआ था दिल्ली की गद्दी पे, वो ताकतवर आदमी था. 1686 अंग्रेजों ने कोशिश किया. 86 में औरंगजेब कहां पड़ा हुआ है? महाराष्ट्र में, डेक्कन में. अंग्रेजों ने सोचा मौके का फायदा उठा लो, पर कुछ लोग इतने कमजोर कभी नहीं होते कि कोई भी फायदा उठा ले. बहुत मारा उसने. ये आके पैर पे लेट गए कि भैया ये बबलू भड़काए थे. क्योंकि ये पैसा लेकर बहुत आ रहे थे यूरोपियंस. तुम बस लोगों के फायदे के बन जाओ बस. मैं इतना लोगों को उदास देखता हूँ. सोचो, दो दो डेड बॉडी सड़क में पड़ी थी, कोई खाने वाला. वो लोग जिंदगी में एक फॉर्मूला नहीं समझ पाए. अपनी यूटिलिटी बनाओ. एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी आवर. कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन खाने बुला रहा है, मतलब ही नहीं. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हो उसमें तो तुम अटेंशन देते हो. तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हो तुम उस पर भी अटेंशन देते हो. तो तुम तैयारी करने लगे, खूब सीरियसली आईएएस की तैयारी करने लगे, क्यों मजा आने लगा पढ़ाई में खूब. पड़ोस के लड़के को नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो भर में बहुत पढ़ रहा है. बोले तब, बोले बताते रुको. बोले वर्मा, बोले हाँ गोवा चलो. मैंने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं. पापा 6,000 रुपया भेजते हैं, 2,000 कमरे चला जाता, पैसा ही नहीं बचता. हम दे रहे ना, दोस्ती में पैसा लाओगे. अब वर्मा के दिमाग में आया कि एक हफ्ता गोवा में हरामखोरी मजा लिया जाएगा. वो वर्मा जी चले गए गोवा. ये सोच के गए कि मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है. बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है कभी कभी. टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो. अकेले बैठे रहो, अकेले. नहीं पढ़ने मन कर रहा है, 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ. अपना टाइम किसी को मत दो, अपना दिमाग किसी को मत दो. सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है. इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है. क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, टीएम बंगला. 10 एकड़ में टीएम बंगला. टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने
शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो। टोल टैक्स नहीं देता। एयरपोर्ट पे जाओगे ना जब फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहे दत्त। हमारी ब्यूरोक्रेसी की अलग लाइन होगी, अलग लाइन ही नहीं होती। एयर होस्टेस आएगी, सर प्लीज। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में। पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना। मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। रात में जाते थे हम लोग बरहा चेक करने, ड्रेन मिट्टी के होते थे। तो गांव में एक से एक खलीफा है। अब मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिया। तो रात में 2 बजे जो है पिताजी बोलते थे कि भैया भैया जाओ चेक कर लो। अब फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी। और यही सब मजा है। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई कि भैया 1.5 लाख की लाए थे। अरे कौन लेके चला गया? वो देख रहे हैं, कहने बहुत गलत हो जाएगा। क्या हम ले गए? तुम भी तो हम सौगंध का पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए। हिसाब तो बराबर होगा ही। होली चलेगी, बाद में चलेगी। छोटा पता है दिल्ली में सेंट मैरी में 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी लगा। नहीं मैं तो बता रहा हूं, मैं तो गांधी का फॉलोवर हूं। याद आ रहा तो मैंने कहा बता दे। हमें कौन सा आईएएस देना है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अब एक ही डर तो खत्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं गांधी का पुजारी, मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। कोई मर जाए तो वो अलग बात है। तो मच्छर टहलते रहते, तुमसे कहते कि भैया चले आओ, देखो हमको काटो नहीं, हम मार नहीं पाएंगे तुमको। ऐसे जीवन जिया। और अगर तुम्हारे घर को घेर ले, कुछ छत पर पोजीशन ले लो, मार डालो बस 20-40-50 लोग। सेल्फ डिफेंस। हमें कुल्हाड़ी लेके तुम्हारे घर पे भागे जा रहे हैं और तुम ढोल बजाओगे सारनाथ मंदिर की तरह। तो महमूद जब सारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहां के लोग ढोल बजा रहे थे। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो जाके लूट लिया। अगर सब पोजीशन ले लिए होते खटाखट खटाखट। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बता नहीं। कोचिंग कहाँ जाते हो? तो एक लड़की आती है। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो। सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चला 10th रैंक आई इसमें। नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा,
भागे तुम्हारे घर की तरफ। और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेम्पल्स में जाते थे, तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतो। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओ। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। इनका मेन वजह यही था। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है? इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है। तो जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर पे बैठे, तू भी बैठ। अब जो आदमी बैटलफील्ड में हाथी पे बैठा, उसमें निशाना लगाना कितना आसान है। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हिमू हाथी बैठा हुआ। इन विदेशियों को भारतीयों को हराने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। राजतंत्र में और चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन के रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ ले कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी। देने दो गाली, देने दो। जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए, भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना। तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। ये देखो ये। लेकिन ये जो पहला दौर था उनका, बहुत टर्निंग पॉइंट है केस कहानी का। अब यहां पे अटेंशन दे दो। पहली बात आज तुमने क्या सीखा? पहली बात ये सीखा कि भारत सोने की चिड़िया। ये सीखा क्यों सोने की चिड़िया, और उस सोने की चिड़िया की वजह से भारत विदेशी आक्रमणों का सामना करता रहा। लेकिन 15th सेंचुरी तक ये जो आक्रमणकारी थे, ये मेनली कहां से थे? सेंट्रल एशिया से। 15th सेंचुरी में एक नया एस्पिरेंट आया, यूरोपियन, और आरंभ से ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ इनका इरादा था टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट का। एग्जांपल ये 3 एग्जांपल। लेकिन मुगल्स वर पावरफुल, द सेंट्रल अथॉरिटी वाज पावरफुल इन इंडिया। तो अपने उस गोल को पूरा नहीं कर पा रहे, तो शांति से बैठो ना। यहां से सीखो कि जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो। ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। दो ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेसवे पे, पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। ताकत, मोटिवेशन, उत्साह जो है मोटिवेशन सुन के नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 है, एक शारीरिक, एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। अगर तुमने स्टीफन हॉकिंस की फोटो देखी होगी, पूरा शरीर खराब है, बस दिमाग ठीक है, और उस आदमी को नोबेल प्राइज मिला। उसकी फोटो लगा लो अपने कमरे में, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी तुमको। 3-4 लोगों की फोटो लगाओ, एक अंबेडकर की फोटो लगाओ, गांधी की लगाओ, लिंकन की लगाओ, अंबेडकर की तो जरूर लगाओ, भगत सिंह की लगाओ, विवेकानंद लगाओ। और जब भी तुम निराश हो ना, इन सारे फोटो को 2-2 मिनट देखो, सोचो इनके बारे में। सोचो कि मैं अंबेडकर हूं, क्लास के बाहर बैठा हूं, लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। बस तुरंत तुम ऊर्जा से भर जाओ।
विशेष के नेता नहीं है। अंबेडकर पूरी दुनिया के हर उस आदमी के नेता हैं जो शोषित हो रहा है। ज्योतिबा फूले ने सिर्फ दलितों के लिए स्कूल नहीं खोला था, औरतों के लिए भी खोला। ये आदमी फेल है आधी जिंदगी फेल, 40 साल की उम्र तक फेल, और आधी जिंदगी बाद ये उभर कर ये आदमी सामने आता है। अकेले उस आदमी ने पूरे पश्चिम को हिला दिया, अकेले। कलाम की फोटो लगा दो, पेपर बेचते बेचते प्रेसिडेंट बन गया। एक्चुअली हम फिल्म के जो एक्टर थे मूवी के, उनको हम हीरो कहने लगे। ये बहुत बड़ी गलती हो गई हम, ये समाज ने बहुत बड़ी गलती की। वो एक्टर हैं, ठीक है, उनकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग इज एन आर्ट। भाई मैं आपको बुलाऊं कि मंच पर आओ, रो के दिखाओ, तो आप हंसने लगोगे। कला का सम्मान होना चाहिए ना, तो एक्टरों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो हीरो नहीं है। वो हीरो नहीं है। तुमने हीरो की परिभाषा बदल दी। जब भी तुम्हारी ये स्थिति हो कि तुम कमजोर हो, शांति से बैठ जाओ और अपनी ताकत को बढ़ाओ। ये लोग शांति से बैठ गए, इनको लग गया कि नहीं बॉस, अभी टाइम सही नहीं है, और ये ओरिजिनल टाइम का इस्तेमाल वेट करते रहे, और टाइम मिला। 1739 बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह defeats the Mughal ruler Muhammad Shah Rangila, and that became the message to the European companies in India that the boss of this country is dead. Right? बात क्लियर हुई? The European companies were waiting for the right time. The European companies were waiting for the right time. And in 1739, when Nadir Shah defeated Muhammad Shah Rangila, 1739, when Nadir Shah defeated Muhammad Shah Rangila, when Nadir Shah defeated Muhammad Shah Rangila in the Battle of Karnal. कहाँ है करनाल? हरियाणा. Nadir Shah defeated Muhammad Shah Rangila in the Battle of Karnal. This gave the message. This gave the message to the European companies in India. This gave the message to the European companies in India that the boss of this country was dead. This gave the message to the European companies in India that the boss of this country was dead. Therefore, they stood up for their dreams. They stood up. They stood up for their dreams. Dreams, sapna. They stood up for their dreams, and the story starts. They stood up for their dreams, and the story starts with Anglo-Carnatic Wars. Story starts with Anglo-Carnatic Wars. Write down the new heading: Anglo-Carnatic Wars. बैटल ऑफ करनाल को इनबॉक्स करो, स्टार बनाओ, लिखो ब्रैकेट में शॉर्ट नोट, कल तैयार करके लाओ, मैं सुनूंगा बैटल ऑफ करनाल के बारे में। ये होमवर्क है तुम्हारा, बैटल ऑफ करनाल, उसे छोड़ना नहीं है। कहां से तैयार करना है? एनसीईआरटी से, क्लास 12 की एनसीईआरटी से, बैटल ऑफ करनाल। तो स्टार बना लो, ऊपर लिख लो शॉर्ट नोट, ये तुम्हारा होमवर्क है।
और नई हेडिंग डाल लो एंग्लो कर्नाटिक फोर्स। यहां तक कहानी क्लियर? कल शुरू करेंगे यहां से। 3 रजिस्टर बना लो, मतलब 3 फाइलें बना लो, एक मेंस की बना लो, एक प्रीलिम्स की बना लो और एक नोट्स की बना लो। और ये पूरे साल कर लो। जितने लोग आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, जो सिर्फ डेमो में है उनके लिए कोई बात नहीं, वो अपना डेमो करें जाएं। लेकिन जो लोग आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं वो 3 फाइलें बना ले। एक मेंस की बना लो, हमारे साथ पूरा मॉडर्न इंडिया का मेंस का आंसर लिखा होना चाहिए। हमारे साथ पूरा प्रीलिम्स का सेट तैयार होना चाहिए कि यार प्रीलिम्स में हर चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनता है, हमारे साथ ही खत्म करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना, वो साथ ही में करना है। ऐसे चलना है, समझते हुए। और एक रजिस्टर बनाओ, मतलब फाइल बनाओ, जैसे इतना पढ़ लिया, अब तुम घर जाओ और एनसीईआरटी उठाओ और उसका पहला जो चैप्टर है 18th सेंचुरी इंडिया, उसको छोड़ दो। उसकी पूरी वीडियो लेक्चर मिल जाएगी। एनसीईआरटी की क्या कंडीशन थी भारत की 18वीं शताब्दी में। दूसरा चैप्टर पढ़ो और यहां तक पढ़ो एंग्लो कर्नाटिक वॉर तक। और जो चीज छूटी हो, तुम्हें लगता हो कि ये चीज छूट गई है, उसको है एडिशन करके पेपर में ऐड करके यही पिन। अगर तुम ये फॉर्मूला पूरा कर लो, तुम्हारा काम हो जाए। ये पूरा प्रोग्राम आज मैं उसको डिक्लेयर कर दे रहा हूं। एक प्रोग्राम हम चलाने जा रहे हैं, जय जवान जय किसान। तो डिक्लेयर होना था 26 जनवरी को ही, कुछ कारण से मैंने नहीं डिक्लेयर किया था, लेकिन ये प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं जय जवान जय किसान। और पूरी प्रोग्राम की जो मैनेजमेंट है वो पूरा मैं ही करूंगा। हिस्ट्री तो मैं पढ़ाऊंगा, एंशिएंट और मेडिवल मेरा एक दोस्त है वो पढ़ाएगा, मॉडर्न और वर्ल्ड में पढ़ाऊंगा। लेकिन इसके बाद जो भी सब्जेक्ट चलेगा, मतलब जो भी चीजें चलेंगी, उसको पूरी तरह से मैं रेगुलेट करूंगा। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, कैसे करना है। कैरियर कभी एक आदमी का नहीं होता, दोनों पार्टी का होता है। और ये पूरा एग्जामिनेशन क्लास वर्क और होमवर्क एग्जामिनेशन है पूरा, जो करा ले जाएगा कायदे से, क्योंकि रिवाइज ही तो कराना है, याद ही तो कराना है। अब पहले क्या था, देखो तुम स्कूल में देखो कितनी सिंसियरिटी थी, क्योंकि तुम्हें पता था कि कल मारे जाएंगे क्लास में। यहाँ कोचिंग में क्या है कि तुम्हें इस बात की सुविधा है कि नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। उस सुविधा की वजह से 90% लोग हार जाते हैं। मराठा भारत में साम्राज्य नहीं बन पाए क्योंकि वो कॉन्कर करना तो जानते थे, कंसोलिडेट करना नहीं जानते थे। C = C। अंग्रेज वो कॉन्कर करते थे, कंसोलिडेट करते थे। 1765 में बंगाल पे कब्जा किया, कंसोलिडेट किया 1793 तक, हजम किया। मराठा इन्होंने सिर्फ कॉन्कर किया, बस कंसोलिडेट कभी किया ही नहीं। तो पूरे भारत पर इन्होंने पूरे भारत को जीता, लेकिन साम्राज्य नहीं बना पाया। इन्होंने बंगाल को खाया, फिर हजम किया, फिर 1799 में मैसूर पे हाथ डाला। जब मैसूर को कंसोलिडेट कर लिया, तब 1816 में मराठा पे हाथ डाला। जब मराठा को कंसोलिडेट कर लिया, तो 1843 में सिंध पे हाथ डाला। इन्होंने पूरे फार्मूले को फॉलो किया, कॉन्कर किया और कंसोलिडेट किया। मराठा सिर्फ कॉन्कर करते थे, कंसोलिडेशन पे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो हराया तो उन्होंने पूरे भारत के राजाओं को, लेकिन वो कभी साम्राज्य नहीं बन पाए। तो कंसोलिडेशन पेन है, चीजों को हजम करना ही पेन है। कल से यहां से शुरू करेंगे एंग्लो कर्नाटिक वॉर से। थैंक यू।